Good morning. This is Om Prakash, and today we are going to discuss topic which is very important, which is schizophrenia. Schizophrenia, जिसे हम हिंदी में मनोविदारिता कहते हैं। मनोविकृति के विभिन्न रूपों में मनोविदारिता सबसे व्यापक और सबसे ज्यादा गंभीर किस्म की बीमारी मानी जाती है। Schizophrenia is a chronic and severe mental disorder that affects how a person thinks, feels, and behaves. People with schizophrenia may seem like they have lost touch with reality, although schizophrenia is not as common as other mental disorders. The symptoms can be very disabling. मनोविदालिता एक गंभीर किस्म की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जो व्यक्ति के सोचने, उसके महसूस करने की जो क्षमता है उसे क्षीण कर देती है। और जिन किसी व्यक्ति को मनोविदालिता होता है, उनका वास्तविकता से संपर्क एक हद तक टूटता हुआ नजर आता है। अगर हम मनोविदालिता को समझने से संबंधित इतिहास की तरफ ध्यान दें, तो फर्स्ट कंसिडरेशन एज एन इलनेस इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में सबसे पहले इसे एक मानसिक रोग के रूप में या एक बीमारी के रूप में समझने की कोशिश की गई। ट्रेपलिन महोदय ने सबसे पहले ही coined the term dementia precox और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। उन्होंने सबसे पहले इसे डेमेंशिया प्रीकॉक्स कहा, फिर मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। उसके बाद ईगन ब्लूलर coined the term schizophrenia। ईगन ब्लूलर महोदय ने इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा। स्किज़ोफ्रेनिया की संज्ञा दी तथा आज यह अधिकतर मनोवैज्ञानिक इसे इसी नाम से पुकारते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का तात्पर्य है मानसिक विघटन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ द माइंड। अब हम 4 A's की बात करेंगे। 4 A's like first is abnormal association, second is autistic behavior and thinking, third one is abnormal affect, and the fourth one is ambivalence। तो इसमें एबनॉर्मल एसोसिएशन से यहाँ पे तात्पर्य है कि चीजों को असामान्य रूप से मिलाना, अर्थात व्यक्ति विभिन्न घटनाओं को असामान्य रूप से मिला देता है जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ऑटिस्टिक बिहेवियर एंड थिंकिंग में से तात्पर्य है स्वलीनतापूर्ण व्यवहार एवं सोच से, अर्थात व्यक्ति का बाहरी वातावरण से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहता और वह आत्मलीन व्यवहार करता है और वह अपनी ही दुनिया में खोया सा रहता है और अपनी ही दुनिया में उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है वह अपने ही अंदर की जो दुनिया है उसी से इन्फ्लुएंस्ड होती है। एबनॉर्मल अफेक्ट यानी कि व्यक्ति का जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, अर्थात परिस्थिति के साथ, उसके बोली गई बात के साथ या उसकी महसूस की गई भावनाओं के साथ उनका सामंजस्य नहीं रहता, वह उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं होते। एम्बिवेलेंस यानी दुविधापूर्ण व्यवहार एवं सोच, व्यक्ति हमेशा एक दुविधापूर्ण स्थिति में रहता है और क्या करें और क्या ना करें की स्थिति के कारण वह कुछ भी सही ढंग से समायोजन कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है।
अब हम स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स की बात करेंगे, जिसे मुख्य रूप से स्नाइडर महोदय ने जिसके द्वारा यह बताने की कोशिश की कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये स्नाइडर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स आते हैं तो हम यह मानेंगे कि उस व्यक्ति को मनोविदालिता की बीमारी है या उसके अंदर मनोविदालिता के लक्षण हैं। सबसे पहले थॉट यानी विचार से संबंधित अगर हम स्नाइडर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर थॉट इंसर्शन की है, दूसरा थॉट विड्रॉल, तीसरा ब्रॉडकास्टिंग। थॉट इंसर्शन से तात्पर्य है कि व्यक्ति में इसमें ऐसी सोच होती है या व्यक्ति के अंदर एक ऐसा विश्वास होता है, एक ऐसा फॉल्स बिलीफ होता है और वो यह सोचता है कि मेरे जो विचार हैं वो मेरे नहीं हैं बल्कि किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति के द्वारा वो मेरे दिमाग में या मेरे मस्तिष्क में घुसा दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं। थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल से तात्पर्य व्यक्ति जो कुछ भी सोच रहा है उसे बाहर कर दिया गया है या विड्रॉ कर लिया गया है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग अर्थात व्यक्ति के अंदर एक सोच होती है कि वो जो सोच रहा है या वो जो उसके दिमाग वो जो चिंतन कर रहा है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है टीवी या अन्य ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज के माध्यम से। वो सब जान जा रहे हैं, लोग जान जा रहे हैं या फिर दूसरे व्यक्ति उसके सोचने के बाद उसकी सोच को समझ जा रहे हैं। अब हम हॉल्यूसिनेशंस की बात करेंगे। हॉल्यूसिनेशंस की जहां तक बात है तो इसमें इट्स ए फॉल्स परसेप्शन और व्यक्ति को ये किसी भी संवेदी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन हो सकता है, लाइक ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, टैक्टाइल हो सकते हैं, विजुअल हॉल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हॉल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। जिसमें थर्ड पर्सन हॉल्यूसिनेशन है जो कि ऑडिटरी सेंस ऑर्गन से संबंधित है अर्थात सुनाई देने से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति को यह लगता है कि दो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और वो बात मैं सुन रहा हूं। रनिंग कमेंट्री अर्थात मेरी गतिविधियों पे या मुझको लेकर कहीं से लगातार एक नॉन स्टॉप रनिंग कमेंट्री चल रही है जो मुझे सुनाई दे रही है। थॉट इको अर्थात मैं जो सोच रहा हूं वो आवाज मेरे कानों में फिर से गूंज रही है। Made impulses as if imposed and controlled from outside मतलब जो मेरे अंदर भावनाएं हैं, जो मेरे अंदर सोच है वो बाहरी शक्ति के द्वारा नियंत्रित एवं इम्पोज्ड की गई है, हावी की गई है, थोपी गई है और उसे वो कंट्रोल भी कर रहा है। मेड वॉल्यूशन जो गतिविधियां हैं वो भी बाह्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रही हैं। मेड इमोशन जो व्यक्ति की जो फीलिंग्स हैं, जो वो सोच रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर भावनाएं डेवलप हो रही हैं वो भी किसी के द्वारा इम्पोज्ड हैं और कंट्रोल्ड हैं। सोमेटिक पैसिविटी यानी कि दैहिक निष्क्रियता अर्थात व्यक्ति के अंदर जो एक्टिविटी है उसकी जो डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटी है उसमें एक निष्क्रियता सी आ जाती है। डिल्यूजनल परसेप्शन अर्थात व्यामोही प्रत्यक्षीकरण। डिल्यूजनल परसेप्शन में व्यक्ति को जो भी प्रत्यक्षीकरण होता है उसके पीछे
एक फॉल्स बिलीफ होता है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो अराउंड 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद स्किज़ोफ्रेनिया। द इंसिडेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज अबाउट 1 per 1000. The onset of schizophrenia occurs usually later in females and often runs a more wean course as compared to males. The male to female incidence is approximately equal. Sorry. देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का 1% जनसंख्या मनोविकलता से प्रभावित होती है या जिन्हें मनोविकलता होता है, और इसका जो इंसिडेंस है वो अबाउट 1 per 1000 होता है। जहां तक स्किज़ोफ्रेनिया के ऑनसेट की बात है, ये महिलाओं में ज्यादा देर से होता पाया जाता है, अर्थात उम्र के पहले पड़ाव में नहीं बल्कि उम्र के मध्यम पड़ाव में होता पाया जाता है। और इसका जो रूप है उनके अंदर वो काफी विकराल नहीं होता और सौम्य प्रकार का होता है। लक्षणों में बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं देखी जाती है एज कंपेयर टू मेल्स, अर्थात पुरुषों की तुलना में। द मेल टू फीमेल इंसिडेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अर्थात महिलाओं और पुरुषों में ये समान रूप से देखा पाया जाता है। अब हम एपिडेमियोलॉजी में अगर जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये 47% पाया जाता है, डाइजाइगोटिक ट्विंस में 12%, सिबलिंग्स में और पेरेंट्स के कारण 12%, और चाइल्ड ऑफ वन स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट में इस बीमारी के आगे जाने की संभावना 12% होती है, और अगर दोनों माता पिता को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे में 40% होने की संभावना होती है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक लो बर्थ वेट, बर्थ अफेक्सिया, और ये भी हो सकता है कि सीजेरियन सेक्शन, अगर कुछ इमरजेंसी सीजेरियन सेक्शंस हो तो उसमें भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बर्थ कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है एक्सपोजर टू इन्फ्लुएंजा एट प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, विंटर बर्थ वी कैन से। Clinical features. First of all, we are going to talk about the appearance and behavior. May be quiet, keeping to himself, or very violent and abusive. May make odd gestures or assume strange poses which he keeps for a long time. May talk to himself or smile or giggle without curse. Seems unconcerned about his appearance, that is whether his hair is combed or clothes are cleaned, etc. Or we can say just they don't maintain their proper hygiene. They may not respond to the doctor's questions and may appear to be lost in his or her own world. जहां तक हम नैदानिक लक्षणों या क्लिनिकल फीचर्स की बात हम करें तो जो उनका बाहरी अपीयरेंस होता है और उनका जो व्यवहार होता है वो कभी कभी एकदम चुप रहते हैं, बहुत ज्यादा सोशली किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपने आप में ही लीन रहते हैं, और कभी कभी काफी उन्मादी व्यवहार और काफी वायलेंट हो जाते हैं, काफी गाली गलौज करते हैं, अब्यूज करते हैं दूसरों को। वो उनके जो शारीरिक भाव भंगिमा होती है वो काफी स्ट्रेंज होती है, विचित्र होती है,
और वो काफी लंबे समय तक उस विचित्र भाव भंगिमा में खड़े रहते पाए जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि वो खुद से बातें करते हैं और खुद से बड़बड़ाते हैं, खुद से हंसते हैं, और जिसका कोई उपयुक्त कारण नहीं होता। वो बहुत अपने आसपास के वातावरण या बाहरी दुनिया से, अपने शारीरिक जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, पहनावे से उनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। जैसे वो बाल वगैरह नहीं बनाते, उनके कपड़े बहुत गंदे होते हैं, साफ सफाई का वो ध्यान खुद का नहीं रख पाते, और इवन वो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं दे पाते, और वो अपनी ही दुनिया में लीन रहते हैं। स्पीच may be mute, that is not speak at all, or may speak sentences which do not make any sense. The normal connections between sentences or topics may be lost, which may lead to loosening of associations. That is, a patient may say the Pakistanis are out to destroy our country. The subtle space is the target of the unseen forces. Life is diffused, and to move is the hidden enemy. Radio waves and X-rays are the media through which the force moves. This does not make any sense. जहां तक स्पीच की बात है, वो या तो एकदम चुप रहते हैं, म्यूट रहते हैं, और कभी नहीं बोलते हैं, और बहुत कम बोलते हैं, और अगर वो बोलते भी हैं तो उनके जो वाक्य होते हैं उनमें कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल पाता, और दो विचारों के बीच का जो कनेक्शन होता है, दो विचारों के बीच का जो संबंध होता है, और या दो टॉपिक्स के बीच का जो संबंध होता है, उनके साथ जो एसोसिएशंस होते हैं वो नहीं होते हैं, और जिसके कारण उनके वाक्यों का, उनके द्वारा बोली गई बातों का कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष या संदर्भ समझ पाना मुश्किल होता है। Mood. The patient may exhibit fear if he thinks he is being persecuted, or his mood may be incongruous. That is, he may laugh when saying that his enemies are going to kill him. More commonly, the patient has apathy. That is, he shows no expression on his face and narrates events in his life without any feeling. देखिए, जहां तक पेशेंट के मूड यानी मनोदशा की बात है, तो पेशेंट के अंदर उसकी जो मनोदशा है वो इस बात से निर्धारित होगी या होती है कि उसके अंदर जो फॉल्स बिलीफ है या जो गलत विश्वास है वो किस ढंग के हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसे सजा मिलेगी और वो उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, तो वो डरा सा रहेगा, पर जब वो उसको एक्सप्लेन करेगा तब वो चीज या फिर उसके चेहरे पे वो भाव नहीं दिखेगा। जैसे पेशेंट डरा रह सकता है कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, उसे मारा जा सकता है, पर जब वो अपने उस विचार की, उस फीलिंग की अभिव्यक्ति करेगा तो वो हंसते हुए कर सकता है। जैसे अगर वो कह सकता है कि उसके दुश्मन उसे मारना चाहते हैं, लेकिन जब वो बोल रहा होगा कि मेरे दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं, तो वो हंस रहा होगा। बहुत सारे पेशेंट्स में एपैथी के लक्षण भी देखे जाते हैं, अर्थात
वो अपने जीवन की जो दुखद घटनाएं हैं या सुखद घटनाएं हैं, उन घटनाओं के एक्सप्लेनेशन में, जब वो एक्सप्रेशन में या जब वो बोलते हैं उनको, तो उनके चेहरे पे घटनाओं के कंटेंट से संबंधित जो एक्सप्रेशंस चेहरे पे होने चाहिए वो नहीं दिखते। थिंकिंग यानी विचार से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। Thinking delusions are common. The following delusions, if present, are diagnostic of schizophrenia. विचार से संबंधित समस्याओं की अगर हम बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में या मनोविदालिता के रोगियों में डिल्यूजन्स बहुत ही सामान्य रूप से देखे जाते हैं। डिल्यूजन्स का अर्थ एक गलत विश्वास से होता है जो कि वास्तविक नहीं होता है। तो कुछ डिल्यूजन्स की हम बात करेंगे जो मनोविदालिता के रोगियों में पाए जाते हैं। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्ट, डिल्यूजन ऑफ thought insertion. Other delusions are also seen, such as delusion of persecution and delusion of reference. In late stages, the patient has very few ideas and speaks on a limited number of topics. This is called as poverty of ideas. In a recovering patient, he may have negative thoughts of depression, and realizing the damage done to his mind and reputation by the illness may even think or commit suicide. वैचारिक रूप से अगर हम देखें तो सोचने की या थिंकिंग की या चिंतन की समस्याओं में डिल्यूजन्स कॉमन होते हैं, और कुछ डिल्यूजन्स जो इस प्रकार डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, अर्थात व्यक्ति के अंदर ये गलत विश्वास होता है कि उसे उसकी गतिविधियों को, उसके विचारों को, उसके सोचे जाने वाली चीजों को कोई बाहरी शक्ति कंट्रोल कर रही है, और वो जो उसके विचार हैं वो खुद के नहीं हैं बल्कि वो किसी और के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्ट, अर्थात वो जो सोच रहा है वो और लोगों को पता चल जा रहा है और वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन, अर्थात वो जो सोच रहा है वो उसकी सोच नहीं है बल्कि बाहरी शक्ति के द्वारा वो विचार उसके अंदर डाले जा रहे हैं, तभी वो सोच रहा है। कुछ दूसरे डिल्यूजन्स भी बहुत कॉमन है, जैसे पर्सिक्यूशन है, जहां व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ साजिश की जा रही है। और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, जिसमें व्यक्ति को यह पूर्ण विश्वास होता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं और लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बीमारी के लंबे चलने के बाद पेशेंट हैज वेरी फ्यू आइडियाज एंड स्पीक्स ऑन ए लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स। मतलब बीमारी जब लंबी चल जाए तो पेशेंट के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर कुछ आइडियाज रहते हैं और वो बहुत सारी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्ट वो नहीं करता, और इवन वो बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं पाता बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो उसे हम पॉवर्टी ऑफ आइडियाज कहते हैं, अर्थात उसकी एक कमी हो जाती है, उसके अंदर विचारों की जो सक्रियता होनी चाहिए वो कम जाती है इन्हें। और खासकर जब पेशेंट ठीक होने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स भी डेवलप होते हैं, क्योंकि बीमारी से संबंधित सूझ यानी गलत विश्वास से जब व्यक्ति निकल जाता है तो बीमारी को लेकर उसके अंदर एक सूझ विकसित होने लगती है, और सूझ विकसित होने से उसकी जो अपना स्वाभिमान है, और उसको जब एहसास होता है कि मुझे इतनी भयानक समस्या हुई थी, तो उसके अंदर कुछ डिप्रेशन के यानी विषाद के लक्षण भी देखे जाते हैं। और कभी कभी पेशेंट ठीक होने के क्रम में जब उसके अंदर बीमारी से संबंधित सूझ विकसित होने लगती है तो सुसाइड करता हुआ भी पाया जाता है, और कभी कभी सुसाइड कमिट कर लेता है, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। Hallucinations. A hallucination is a perception in the absence of external stimuli that has qualities of real perception.
अर्थात हॉल्यूसिनेशंस एक परसेप्शन है, यानी प्रत्यक्षीकरण है, जिसमें व्यक्ति को बिना किसी बाह्य उद्दीपक के उपस्थिति के उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, और जिसमें वो सारे गुण यानी प्रत्यक्षीकरण के सारे गुण निहित होते हैं। मोस्ट कॉमन आर ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस फॉलोड बाय विजुअल हॉल्यूसिनेशंस। अर्थात मनोविकलता के रोगियों में सबसे सामान्य रूप से ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस होते देखे गए हैं, जिसमें व्यक्ति को बिना किसी वास्तविक आवाज की उपस्थिति के भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और फिर बाद में उन्हें यानी बीमारी के लंबे चलने पर उनमें विजुअल हॉल्यूसिनेशंस भी होने लगते हैं। अर्थात उन्हें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देने लगती हैं जो पास में नहीं होती या किसी तीसरे या दूसरे को नहीं दिखाई देती। Auditory hallucinations in which voices discuss the patient among themselves are characteristics of the disease. अगर हम ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस की बात करें तो उसमें व्यक्ति को दो आवाजें सुनाई दे सकती हैं जो आपस में पेशेंट के बारे में बात कर रही हूं या कुछ बात कर रही हूं और पेशेंट को वो सुनाई दे रहा हो। जनरली आवाजें ऐसी होती हैं जो पेशेंट को ऑर्डर्स देती हैं और जिन्हें हम कमांड हॉल्यूसिनेशंस कहते हैं। दिस कैन बी डेंजरस एज दे मे टेल पेशेंट टू किल हिमसेल्फ और टू कमिट सुसाइड। और ये इस वजह से ज्यादा खतरनाक हो जाता है कमांड हॉल्यूसिनेशंस, क्योंकि कभी कभी वो पेशेंट उन आवाजों से कमांड होने लगते हैं और वो आवाजें उन्हें कहती हैं कि तुम ये काम करो, वो काम करो, और पेशेंट उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो आवाजें कभी कभी ऐसा भी पेशेंट को सुनाई दे सकता है या वो कह सकती हैं कि आप अपने आप को या और किसी को मार दो या नुकसान पहुंचा दो। कुछ दूसरे हॉल्यूसिनेशंस खासकर विजुअल भी काफी रेयर हैं। मतलब other hallucinations are rare and if present patient has to be investigated in detail to rule out an organic cause। अर्थात कुछ ऑर्गेनिक कर्ज अर्थात मस्तिष्क में न्यूरॉन्स से रिलेटेड या मस्तिष्क के खास विशेष एरियाज में अगर क्षति हो तो दूसरे हॉल्यूसिनेशंस भी पाए जाते हैं। Higher mental functions, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं, insight and judgment are impaired in the acute stage. The patient is not aware that he is mentally ill. He may have to be admitted forcibly to hospital and treated. The patient is not considered responsible for his acts if committed in the acute stage of the illness due to his impaired insight and judgment. It therefore becomes the duty of the doctor and the treating nurse staff to manage the patient so that he does not commit a rash act such as the murder and suicide. देखिए, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में अगर हम कहें तो व्यक्ति के अंदर या स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी के अंदर, मनोविकलता के रोगी के अंदर जो सूझ है अपनी बीमारी को लेकर और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफी क्षीण हो जाती है, और वो ये नहीं समझता कि वो मानसिक रूप से बीमार है, और इवन वो हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं होना चाहता। और एडमिट कर देने के बाद अगर वो कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जो इलीगल है या आउट ऑफ द लॉ है, तो चूंकि इंसाइट और जजमेंट की कमी है तो हम उसको दोष या फिर वो कानून के तहत गिल्टी भी नहीं माना जाता। इसलिए जो भी डॉक्टर्स और ट्रीटिंग स्टाफ हैं, दूसरे सपोर्टिव स्टाफ हैं, मानसिक रोगियों के इलाज में जो कार्यरत हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट कुछ भी ऐसा रैश एक्ट ना करे, जैसे कि सुसाइड या मर्डर ना करे, और इसके लिए उनके अंदर
क्या चल रहा है, इसके लिए हमेशा उनसे बात करते रहना पड़ता है। Other higher mental functions such as memory, orientation, and consciousness remain intact. The patient may thus, after recovery, remember that he did when he was not well. और दूसरी जो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं हैं या मानसिक योग्यताएं हैं, जैसे स्मृति है, ओरिएंटेशन है, मतलब अपने आसपास की चीजों, दिन, समय, काल से अवगत होना, कॉन्शियसनेस रिमेन्स इंटैक्ट, चेतना हमेशा इंटैक्ट रहती है, और द पेशेंट मे दस आफ्टर रिकवरी रिमेंबर दैट ही डिड व्हेन ही वाज नॉट वेल. Chronic schizophrenia. In chronic stage, the patient remains withdrawn. His mood is of apathy. He has poverty of ideas and he shows no inclination to work or do his duties. These are called as negative symptoms of schizophrenia. देखिए, जब स्किज़ोफ्रेनिया का रोग किसी व्यक्ति को काफी लंबे समय तक होता है और रोग काफी पुराना और अगर गंभीर हो जाता है, तो पेशेंट अपने आसपास के वातावरण से कटा-कटा सा महसूस करता है. वो फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक आम इंसान की तरह अनुभव कर पाने में असक्षम रहता है. उसके अंदर विचारों की भी कमी हो जाती है और बहुत सारे विचार उसके मस्तिष्क में, या आम विचार भी उसके मस्तिष्क में नहीं आ पाते. वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है. अपनी रोजमर्रा की दैनंदिन की गतिविधियों और ड्यूटीज और वर्क्स को लेकर उसके अंदर काफी विड्रॉल देखने को मिलता है. These are called as negative symptoms, और इसे हम negative symptoms कहते हैं. Positive symptoms: excesses, exaggerations और distortions. मतलब व्यक्ति का व्यवहार जो है वो काफी अधिकता में देखा जाता है, बढ़ चढ़कर देखा जाता है, और वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है. डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच इंडिकेटिंग ए थॉट डिसऑर्डर, लूज एसोसिएशन और वर्ड सैलाड. पॉजिटिव सिम्टम्स में व्यक्ति के अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है. उसकी जो भाषा होती है, उसकी वो जो बोलता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती और मीनिंगफुल नहीं होती, और वो उसके जो वाक्य होते हैं, उसके जो कंटेंट, वाक्यों का जो कंटेंट होता है, वो उनके बीच एसोसिएशन नहीं दिखता. हॉल्यूसिनेशंस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, कॉमनली ऑडिटरी. पॉजिटिव सिम्टम्स में हम हॉल्यूसिनेशंस को भी रखते हैं, जिसमें जैसा कि हमने पहले बात की कि हॉल्यूसिनेशंस में ऐसे सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, और बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के व्यक्ति को उसके होने का अनुभव होता है. और इसमें कॉमनली, यानी कि ज्यादातर रूप से, बहुत सामान्य रूप से ऑडिटरी यानी कि सुनने के वाली जो हॉल्यूसिनेशंस है, आवाजों का सुनाई देना हम जिसे कहते हैं, वो पाई जाती हैं. डिल्यूजन्स यानी कि फॉल्स बिलीव्स है, बिलीव दैट आर कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी, अर्थात पेशेंट के अंदर ऐसा विश्वास डेवलप करता है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता. ज्यादातर जो विश्वास पेशेंट्स के अंदर विश्वास होते पाए जाते हैं वो पर्सिक्यूटरी होते हैं नेचर में, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं. और समटाइम्स डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, मतलब व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ग्रैंडिसिटी डेवलप हो जाती है और वो अपने आप को दुनिया का महान वक्ता या दुनिया का बहुत बड़ा व्यक्ति और हमसे बड़ा कोई नहीं है ऐसा फील करने लगता है. नेगेटिव सिम्टम्स characterized by behavior deficits like avolition, lack
which is lack of energy and inability to persist in routine activities. Alogia, poverty of speech, reduction in the amount of content of speech. Anhedonia, inability to experience pleasure. Asociality, severe impairment in social relationship, flat affect or incongruent affect. Lack of or inappropriate emotional expression. तो नेगेटिव सिम्टम्स में एवोल्यूशन आता है, जिसमें कि व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को इनिशिएट कर पाने में या किसी भी काम की शुरुआत कर पाने में व्यक्ति अपने अंदर एक एनर्जी की कमी पाता है और अपनी डे टू डे एक्टिविटी को भी कर पाने में अपने आप को असक्षम पाता है. एलोजिया यानी कि पॉवर्टी ऑफ स्पीच, जिसमें जो शब्दों की व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर हम क्वेश्चन करते हैं और उसके द्वारा जो रिस्पांस होती है उसमें जो शब्दों का चयन होता है या कम होते हैं और उसका जो कंटेंट होता है वो भी कम होता है. एनहीडोनिया, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, व्यक्ति अपने अंदर जो है वो खुशी को महसूस कर पाने में या रोजमर्रा की जिंदगी में जो जिन चीजों को कर खुशी मिल सकती है उसको करके उसे खुशी नहीं मिलती. व्यक्ति एसोशियलिटी, व्यक्ति सामाजिक रूप से भी कट जाता है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोगों से मिलना जुलना और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी उसके प्रॉब्लम्स होती हैं. फ्लैट अफेक्ट और इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट, अर्थात व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के संदर्भ में या बोले जा रहे घटनाओं या विवरण के अकॉर्डिंग, घटनाओं के विवरण के अकॉर्डिंग उसके अंदर उसके चेहरे के हाव भाव या उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो इनएप्रोप्रिएट होते हैं, वो एप्रोप्रिएट नहीं होते. अब हम मनोविकलता के टाइप्स यानी प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है. Prominent delusions and hallucinations, usually not much thought disorder or negative symptoms. Paranoid schizophrenia में व्यक्ति के अंदर एक गलत विश्वास या एक डिल्यूजन डेवलप हो जाता है और उसके अंदर उस डिल्यूजन से संबंधित hallucinations भी देखे जाते हैं. हेबिफ्रेनिक और अभी इसे कभी डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं. अफेक्टिव एबनॉर्मलिटी पाई जाती है. थॉट डिसऑर्डर, विचारों से संबंधित डिसऑर्डर पाया जाता है. मैनरिज्म, वो एक किसी खास काम को किसी खास ढंग से बार बार करते पाए जाते हैं और काफी लंबे समय तक चलने वाली समस्या होती है. कैटाटोनिक टाइप, जिसमें कि मोटरिक इमोबिलिटी होती है, जैसे कैटालेप्सी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूपर, मतलब कि ये मांसपेशियों या मोटर से संबंधित, मोटर गतिविधियों से संबंधित इसमें लक्षण पाए जाते हैं. जैसे इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित और उसकी मोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा पाई जा सकती है. एक्सट्रीम निगेटिविज्म और मोटिज्म भी पाया जा सकता है. वो एकदम स्थिर, चुपचाप एक जगह एक ही भंगिमा में कई घंटों तक बैठे देखे जा सकते हैं. पिकुलरिटीज ऑफ मूवमेंट, एक खास ढंग से अनावश्यक रूप से मूवमेंट करना और एक मैनरिज्म, एक स्टीरियोटाइप की तरह बिहेव करना, खास ढंग से खास समय में बिना किसी उपयुक्त कारण के बिहेव करना, चेहरों को तरह तरह से बनाना, बोली गई बातों को दोहराना, इकोलेलिया, किए गए कार्यों को दोहराना, इकोप्रेक्सिया इत्यादि देखे जाते हैं. और रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया एक डिफेक्ट स्टेट है. पॉजिटिव सिम्टम्स गिव वे टू नेगेटिव सिम्टम्स, अर्थात इसमें नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ लक्षण मूव कर जाते हैं. सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, इंसीडियस डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स विदाउट पॉजिटिव सिम्टम्स, अर्थात किसी भी पॉजिटिव सिम्टम्स के बिना
मतलब इंसीडियस डेवलपमेंट होता है और पॉजिटिव सिम्टम्स की कमी देखी जाती है। ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। द यूजुअल इंडिकेशन फॉर diagnostic purpose: for stabilization of medication, for grossly disorganized and inappropriate behavior, including inability to take care of basic needs such as food, clothing and shelter. देखिए, ज़्यादातर रोगियों को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती, पर कभी कभी भर्ती करना पड़ता है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस सही से नहीं हो पा रही पेशेंट की और पेशेंट काफ़ी उग्र है और उसे दवा देकर थोड़ा स्थिर करना है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज है, सिम्टम्स की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में के दैनिक कार्य कर पाने में असक्षम है, तो हमें उन्हें भर्ती करना पड़ता है। पेशेंट सेफ्टी बिकॉज ऑफ सुसाइडल एंड होमिसाइडल आइडियाज, और अगर ऐसा लगे किसी भी क्लिनिशियन को कि भाई पेशेंट आत्महत्या कर सकता है या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। एंड एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस में, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया चूंकि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग। उसमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस ऐसा देखा गया है कि ये हॉल्यूसिनेशंस को और डिल्यूजन्स को कम करते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं, बिजार बिहेवियर को कम करते हैं, एजिटेशन, पेशेंट के अंदर जो बेचैनी होती है और उलझुल व्यवहार होता है उस पर कंट्रोल होता है, और उनके आक्रामक व्यवहार को भी वो कम करती हैं, और विचारों में भी उनकी जो डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है उसको कम करने की कोशिश होती है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के द्वारा जो भविष्य में बीमारी के होने की संभावना को भी कम किया जा सकता है, और भविष्य में लंबी बीमारी के लंबे चलने के बाद जब मस्तिष्कीय कार्यप्रणाली में भी समस्या को रोका जा सकता है। और अभी हाल में काफ़ी इम्प्रूव्ड मेडिकेशंस अवेलेबल, काफ़ी नए प्रकार की दवाइयाँ आई हैं जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक विद्युत आघात चिकित्सा, जो एक दूसरी प्रकार की चिकित्सा है। जनरली ऐसा देखा गया है कि 6 से 8 ECT के जो सेशंस हैं वो दिए जाते हैं, और इसमें खासकर वैसे रोगियों को दिए जाते हैं जो लंबे समय तक बीमार हों और जिनके ऊपर मेडिकेशंस यानी दवाएं काम ना कर रही हों, और जो इंडिकेशंस हैं, मतलब किन रोगियों को ECT दिया जाना चाहिए, वो निम्न है। सबसे पहले कैटाटोनिक स्टूपर, जिसमें कि व्यक्ति स्थिर हो जाता है, बोलता नहीं है, जो कि एक नेगेटिव सिम्टम्स उसके अंदर बढ़ जाते हैं, तो उसे दिया जा सकता है। अनकंट्रोल्ड कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, व्यक्ति के अंदर अगर अनियंत्रित उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो भी उसे दिया जा सकता है। दवाओं का काम ना करना या कम करना और बहुत लंबे समय तक दवाओं को देना के बाद भी दवाओं का प्रभाव या लक्षणों में कमी ना आने पर हम ECT देते हैं। सीवियर साइड इफेक्ट्स विद ड्रग्स इन प्रेजेंस ऑफ अनट्रीटेड स्किज़ोफ्रेनिया, अर्थात अगर किसी भी प्रकार की जो दवा है जो यूजली हम स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उसकी साइड इफेक्ट हो तो हम ECT प्लान कर सकते हैं। साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स में education is the first thing, like education of the patient and especially the family regarding the nature of illness, its course and treatment. देखिए, साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है।
पेशेंट को उसके बीमारी, उसके लक्षण और उसके लक्षणों की जो नेचर है उसके बारे में, उसके कोर्स के बारे में, उसके किस प्रकार इसको ठीक किया जा सकता है, क्या अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है, उसके बारे में फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप थेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जिसमें कि हम ग्रुप थेरेपी इज पर्टिकुलरली aimed at teaching problem solving and communication skills. It is usually conducting in a forum which is known as the social skill training package. फैमिली थेरेपी भी दी जा सकती है. Apart from education, family is also given social skill training to enhance communication and decrease family tension. Psychosocial treatment में milieu therapy है, includes treatment in a living, learning or working environment ranging from inpatient psychiatric unit to daycare hospital and halfway homes. Individual psychotherapy is usually of supportive nature. Cognitive behavior therapy is useful. Psychosocial rehabilitation is used usually along with milieu therapy. This include activity therapy to develop the work habit, training in a new vocation or retraining in a previous skill. Vocational guidance, job placement, sheltered employment or self-employment, and occupational therapy. स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले कंट्रोल सिम्टम्स विथ मेडिकेशन. पहले अगर पेशेंट आता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके जो विजिबल सिम्टम्स हैं या एक्टिव सिम्टम्स हैं उसको मेडिकेशंस के थ्रू कंट्रोल किया जाए और एक 1-to-1 पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप किया जाए पेशेंट के साथ और उसे ये सिखाया जाए कि बीमारी के साथ बीमारी को समझने, उसके नेचर को समझने, उसके प्रकार को समझने, उसके लक्षणों को समझने और उसे बाहर निकलने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उसको समझने के लिए उसकी सहायता की जाए. कुछ टेक्निक्स भी बताया जाए, मनोवैज्ञानिक जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको बताया जाए. The course and prognosis of schizophrenia is better in the developing countries like India than in developed countries. Almost 50% patients shows complete or near complete recovery and only 18% shows severe disability with only 9% needing institutionalization or long-term hospitalization. We should watch for depression and suicidal ideation in recovering schizophrenics to prevent unnecessary loss of life. Depression, if it occurs, should be treated aggressively. Thank you.